हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव किए थे। आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स फर्स्ट है। वर्क एनर्जी थ्योरम for constant force। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि कोई फोर्स की तरह वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। मतलब ये फोर्स का, अगर कोई बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगा। यही क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसको लिख लो, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन by the net force acting on a body is equal to the change in काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी भी कह सकते हो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, जो इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो फोर्स जो है, क्योंकि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम अभी इसके पहले वाले क्लास में पढ़ रखा था कि जब किसी बॉडी में जिसका मास m हो, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें आएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर दो वेलोसिटी है तो इसका मतलब दो काइनेटिक एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। यही चेंज इन एनर्जी, जितना भी एनर्जी का चेंज आएगा वही वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। बात समझ में आया? तो फॉर कांस्टेंट फोर्स देखते हैं। फॉर कांस्टेंट फोर्स मतलब जब किसी बॉडी पे फोर्स क्या लग रहा हो, कांस्टेंट। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उस बॉडी का क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है। ये ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी। ठीक, और जिस फोर्स से इस पे जो फोर्स लगा हुआ है वो f। तो फोर्स लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इसका v हो गया और डिस्प्लेसमेंट s चला गया। ठीक, अब ड्यू टू दिस फोर्स इसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या है? a एक्सेलरेशन है। तो हमको प्रूव करना है चेंज इन, मतलब कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही ना? देखो इधर, तो जो कल प्रूफ किया था काइनेटिक एनर्जी का, उसी किससे है। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय वर्क एनर्जी, नहीं, वर्क डन क्या होगा? देखो फोर्स F लग रहा है, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है
तो डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है, तो ये आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होगा, यदि फोर्स एफ लग रहा है, मास ए पे एक्सेलरेशन ए ला रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा एम ए, क्या हो जाएगा, एम ए इंटू एस। अब देखो क्योंकि इस फोर्स से जो इसमें एक्सेलरेशन ए ला रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी हुआ है और फिर डिस्प्लेसमेंट एस, तो ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2as। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2as या as की वैल्यू निकालेंगे, 2as इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे as की वैल्यू आ जाएगी हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बात समझ में आया, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एम एस है ना, एस के स्थान पे इसको पुट कर दो। यहाँ चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट लिख दो या इक्वेशन सेकंड लिख दो, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में एस की वैल्यू रखेंगे तो आएगा हाफ, ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या काम करो, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर, ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक। अब हम कल क्या पढ़े थे, मास हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी से आया है काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आया है, ये आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यही क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स कितना काम किया, यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट इज चेंज इन इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज लिख सकते हो, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम, कब, जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो बॉडी पे तब। अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। किसके लिए, वेरिएबल फोर्स। हटाएं ऊपर आराम से। अब यहाँ पे क्या लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पर वेरिएबल फोर्स। फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक। देखो अब केस वही है, लेकिन वेरिएबल फोर्स का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसके साथ फोर्स की क्वांटिटी या फोर्स भी वेरी कर रहा है। अच्छा, फोर्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। बात समझ में आया, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, फोर्स वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट फोर्स है, ठीक। अब आते हैं वेरिएबल फोर्स में, तो यहाँ पे हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू तो वही होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये जो फोर्स एफ लगा हुआ है, इस बॉडी में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds लाया, कितना ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds लाया। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लाने के लिए ये फोर्स मान लेते हैं वर्क डन dw किया, तो लेट dw be the work done by force through small displacement ds, through small displacement स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू f डॉट ds। बात समझ में आया। अब हम क्या काम करेंगे,
इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा dw और ये इंटीग्रेशन में f ds, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, जबकि f इक्वल टू क्या होता है ma, क्योंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इसका मतलब इसको a को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं, dv बाई dt, क्योंकि a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे पुट कर दो, इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा w और ये आ जाएगा मास f के स्थान पे रख दो m dv बाई dt इंटू ds। अच्छा, इंटीग्रेशन पहली बात तो वेरिएबल पता चले कौन वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। हाँ, तो बस वही काम करना है। तो ये आ जाएगा, मास बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा, देखो इस dt को इसके साथ कर देते हैं और dv उधर, तो ये आ जाएगा ds बाई dt इंटू dv। ds बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी, विद ds बाई dt ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, ठीक। तो ये आ जाएगा मास इज इक्वल टू वेलोसिटी dv। अब हमको पता चला कि वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक, इनिशियल वेलोसिटी u से v, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये अब कल ही बताया था, इसका इंटीग्रेशन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर 1 है, पावर इंटीग्रेशन में एक बढ़ जाता है, उसी से डिवाइड हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी v dv है ना, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन जो कहाँ से कहाँ हुआ है, u से v। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा मास, ये आ जाएगा, पहले v रखेंगे तो आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब u रखेंगे तो आएगा u स्क्वायर बाई 2, दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 कॉमन कर लेंगे और मास का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, और ये भी क्या है, ये हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल वेलोसिटी से आया इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल वेलोसिटी से आया है इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे भी प्रूफ हो गया, दोनों लगभग तो वही तो रहेगा मेथड के, कैलकुलस मेथड वेरिएबल फोर्स के लिए सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन ये कैलकुलस मेथड क्या करते हैं, वेरिएबल, और वेरिएबल जहाँ भी रहता है वहाँ कैलकुलस का यूज किया जाता है, ठीक। तो वर्क डन यहाँ पे भी आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कहीं भी किसी, यहाँ तो केवल काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, लेकिन किसी भी तरह से एनर्जी में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो वर्क डन के बराबर हम लिख सकते हैं, कोई ना कोई काम तो करेगा वो वर्क, वो एनर्जी जो चेंज आएगा किसी फॉर्म में वो कोई ना कोई काम करेगा, ठीक, यही है। अब हम आते हैं, चलो तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल वाला नहीं करवा रहा हूँ, हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हैं। और टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम, पहले इसको हटा देता, क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हैज ए स्मॉल फ्यूल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम, ठीक है। एक खिलौना रॉकेट है, टॉय रॉकेट है, जिसका मास दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम, तो इसको हम मास m1 मान लें, मास इन्हें कैपिटल m मान ले रहे हैं, 0.1 किलोग्राम है, और इसमें जो फ्यूल भरा हुआ है वो है 0.02 किलोग्राम, उसमें फ्यूल है, ठीक है, 0.02 किलोग्राम, विच इज बर्न्स आउट इन 3 सेकेंड, कितने सेकेंड में बर्न कर जाता है, ये पूरा 3 सेकेंड में बर्न कर जाता है, ठीक है, 3 सेकेंड में बर्न आउट, ये फ्यूल बर्न कर जाता है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
on a horizontal smooth track. It gets a speed of 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द फ्यूल इज बर्न आउट। ये कह रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल ये रॉकेट है, ऐसे रॉकेट कैसे बना, ऐसे है, वो बड़ा सा ये है मान लेते हैं, ये है ठीक, और ये रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये 3 सेकंड में बर्न आउट कर जा रहा है फ्यूल, इसका मतलब 3 सेकंड में वो जो वेलोसिटी गेन कर ले रही है रॉकेट, वो कितना v गेन कर ले रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। हॉरिजॉन्टल में ऐसी बात हो रही है ठीक, इसका मतलब 3 सेकंड में, क्योंकि बर्न आउट 3 सेकंड में पूरा कर जा रहा है ना, तो t = 3 सेकंड में ऐसी हाल हो रही है। आगे ये कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि आफ्टर द फ्यूल इज बर्न आउट व्हाट द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का थ्रस्ट क्या होगा, अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट ठीक। तो पहली बात तो थ्रस्ट पूछा है, थ्रस्ट 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 एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स किसी पे, हाँ फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर जब कोई फोर्स लगती है किसी को उसी को थ्रस्ट बोलते हैं, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया वो प्रेशर बन जाएगा। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स नॉर्मली लगता है तो उसको थ्रस्ट बोला जाता है ठीक। तो ये आ गया ठीक है, इसमें रॉकेट पे थ्रस्ट पूछा है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल पूछा है, एनर्जी पर यूनिट मास, तो एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल ये पूछा है। उसके बाद इसमें पूछा है, उसके बाद इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, और कह रहा है इग्नोर द स्मॉल मास वेरिएशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द फ्यूल बर्निंग। वो इसका मतलब कि स्मॉल फ्यूल बर्निंग के कारण जो मास, इस रॉकेट के मास में जो वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि अभी टोटल मास इसका यहाँ पे इनिशियल ये रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका फ्यूल ये जल जाएगा पूरा, तो इसके कारण जो वेरिएशन मास में आएगा उसको इग्नोर करने के लिए कहा है ठीक। तो सबसे पहले चलते हैं थ्रस्ट निकालते हैं। थ्रस्ट मतलब कि इस पे जो है फोर्स कितना लग रहा है जिससे कि ये आगे जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, तो v = हम लगाएंगे u + at, u इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है, टाइम 3 सेकंड लगा, फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है फोर्स मतलब थ्रस्ट, तो मास दिया हुआ है, तो F = आ जाएगा, मास टोटल कितना हो जाएगा अभी, क्योंकि उसके वेरिएशन को नेगलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो इसको कितना लिख दें, 1 ही लिख दो, क्या है 1 ही लिखो, क्योंकि इसको नेगलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो ये आ जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, इसका मास कैपिटल M लिखो, फोर्स रॉकेट पे कितना लग रहा है ना, तो ये आ जाएगा मास कितना 0.1 किलोग्राम इंटू 20/3, 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0.1 में डेसिमल हट जाएगा, तो आएगा 2/3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है रॉकेट पे। अब उसके बाद पूछा है कि एनर्जी पर यूनिट मास, लेकिन रॉकेट मूव कर रहा है, तो रॉकेट मूव कर रहा है तो रॉकेट में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है। तो रॉकेट में काइनेटिक एनर्जी रॉकेट की क्या आ जाएगी, ½ mv², ½ mv², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो नहीं रखेंगे, ये आ जाएगा ½ मास आ जाएगा 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी है कितनी 20 मीटर पर सेकंड, 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, 400 डिवाइडेड बाई 200, तो ये 0.1 इंटू 200 करेंगे तो आ जाएगा 20 जूल। बात समझ में आया, 20 जूल तो एनर्जी आ गया। हमसे पूछा है एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, तो एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्यूल, यही पूछे ना, एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, यस यही पूछा है, तो एनर्जी मास ऑफ द फ्यूल तो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय मास, इसका कितना दिया 0.02, तो 0.02 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1000 आएगा, 1000
नहीं 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1000 जूल पर किलोग्राम आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, मतलब पर किलोग्राम इतनी एनर्जी, 1 किलोग्राम अगर ये बर्न करेगा फ्यूल तो वह 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाँ एक क्वेश्चन और देख लो, ये हम नहीं करवा 16 नंबर इसमें एग्जाम्पल, और हम छोड़ दे, इसके जस्ट बाद वाला एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, वो इसी पे बेस्ड है। फॉर्मूला एफ एस इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लगाना है। हम उस पर आगे एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, हटाएं इसको। चलो देखो, इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 है, लेकिन हम इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 2 होगा। तो कह रहा है कि ये शॉट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू पियर्स अ प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक। ये शॉट है, शॉट का मतलब ऐसे कह सकते हो बुलेट को शॉट किया गया तो वो जो है उसकी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है? स्पीड है। तो v मान ले या u मान ले, को भी 100 मीटर पर सेकेंड है। और ये कह रहा है कि इतनी स्पीड से ये चल रही है कि ये देखो, ये कह रहा है कि एट द रेट ऑफ इतना जस्ट एबल टू पियर्स अ प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक। प्लैंक मतलब होता है, एक प्लैंक है ऐसे ऐसे, इसकी जो थिकनेस दे रखी है, थिकनेस आप ऐसे समझ सकते हो, ये प्लैंक है, इसकी जो थिकनेस दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी? दैट इज थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये थिक है। ठीक, इस प्लैंक को वो क्या करता है, मतलब इसकी स्पीड इतनी है कि जस्ट इसको पियर्स कर देता है। पियर्स मतलब छेद कर देना, जस्ट इसमें एंटर कर जाता है। इसमें कह रहा है कि जस्ट, ये बात ध्यान रखना, इसमें कहा है जस्ट पियर, मतलब ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द शॉट इज सच दैट it is able to just pierce the plank of thickness 4 सेंटीमीटर। just pierce का मतलब कि उसको पार नहीं कर पा रही है, बस वहां से जाके रुक जा रही है, लास्ट में रुक जा रही है, ऐसा समझो। लास्ट नहीं, पहले नहीं, मतलब कि यहाँ पे पूरा पियर्स करने के बाद उसकी स्पीड हो जा रही है 0, इतनी है। ये नहीं कि ये पार करके नहीं जा पा रही है, बस ऐसे गई और इस तरफ निकली तो, लेकिन 0 वेलोसिटी के साथ, 0 कर दी, हाँ फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये कह रहा है कि व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पियर्स अ प्लैंक ऑफ 9 सेंटीमीटर थिक। तो ये कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी की जरूरत होगी कि वो 9 सेंटीमीटर थिक। यहाँ पे कह रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो है 4 सेंटीमीटर थिक प्लैंक को पियर्स कर दे रहा है, तो कितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हो या शॉट की हो कि वो 9 सेंटीमीटर चौड़ा थिक उसको क्या कर दे, पियर्स कर दे। तो इसमें पूछा व्हाट वेलोसिटी शुड बी, व्हाट वेलोसिटी, सर इसमें पहले फोर्स निकालेंगे, व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, सोचो लगाओ, व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, सोच तो कि पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स 4 सेंटीमीटर पे लग रहा है तो वही 9 सेंटीमीटर पे लिखिए, पियर्स दी 9 सेंटीमीटर थिक प्लैंक। ठीक, 9 सेंटीमीटर थिक प्लैंक की पियर्स करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए? अब देखो, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी है कुछ न कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी अगर इस केस में देखें, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 0, जस्ट पियर्स कर दे रहा है। इसको u1 मान ले, क्योंकि u2 ये पूछ रहा है, u2 पूछ रहा है, मतलब कि थिकनेस। अब देखो यहाँ पे थिकनेस कितनी है, 4 सेंटीमीटर को ये पियर्स करके रुक गई। इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना गया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 4 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, VU। हम एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर u1 v2 कैसे यार, v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर
-2as होगा क्योंकि एक्सेलरेशन घट रही है, लास्ट में रुक जा रही है, इसलिए -2as होगा। बात समझ में आया? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी हो जा रही 0, u1 100 का स्क्वायर मतलब 10 पावर 4 आ जाएगा, ठीक। -2a, s1 कितना है? s1 है 4 × 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, 4 2 जा 8, 8 × 10 पावर -2a और यहाँ 10 पावर 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 × 10 पावर -2। 10 पावर -2 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 पावर -2, 10 पावर 4 है, 10 पावर 6 हो जाएगा। 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ अगर 1000 अलग कर लें, 1000 अलग कर लें और ये 10 पावर 3 अलग कर लें अपान 8, तो 8 जो है 1000 को काट देता है पूरा पूरा 125 टाइम्स, ठीक है। करके देख लो, तो ये आ जाएगा 125 × 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या आ गया? एक्सेलरेशन, मतलब जो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, जितने अपोज कर रहा है इस एक्सेलरेशन से, ये इतना है। लेकिन प्लैंक तो वही है, एक्सेलरेशन भी इसके अंदर एक्सेलरेशन बॉडी का वही रहना है। इसका मतलब चेंज क्या होगा? देखो चेंज वेलोसिटी, हाँ फोर्स चेंज होगा ना, एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा। तो जब फाइनल वेलोसिटी दोनों में 0 हो जा रहा है, हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहीं से, ऐसे समझो। देखो दोनों में फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 0, मतलब इस वाले केस में भी और पहले वाले जब 4 सेंटीमीटर थिकनेस थी और 9 सेंटीमीटर थिकनेस थी दोनों में, लेकिन दोनों में इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है। जब ये 100 से जा रहा है तो केवल 4 सेंटीमीटर पियर्स कर पा रहा है और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u2 हो जा रहा है, u2 ये पूछा है, और v2 तो हो जा रही है 0। यहाँ पे भी जब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर -2as2। इसका मतलब समझे एक यहाँ पे सेम लिया गया क्योंकि प्लैंक वही है, मटेरियल जो प्लैंक की वही है, थिकनेस बढ़ गया तो डिस्टेंस वही, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस अलग क्योंकि अब 9 सेंटीमीटर हो गया, डिस्टेंस 9 हो गया, ये आ गया। देखो अब ये फाइनल वेलोसिटी दोनों में 0 हो जाएगा, तो ये 0 u2 स्क्वायर -2as2, ठीक। यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा u2 स्क्वायर अपान 2s2, बोलो u2 स्क्वायर अपान 2s2, या तो सेंटीमीटर नहीं लिखिए, 9 लिख दीजिए ना, जो दूसरे s2 का ही निकालना है, s2 दिया है 9। हाँ लेकिन वेलोसिटी, या तो वही तो कह रहा हूँ, एक फार्मूला भी यहाँ हो जाएगा, और नहीं तो ये अब a की वैल्यू तो आ ही गई है, a की वैल्यू इसके बराबर रखो, s2 9 सेंटीमीटर रखो, तब भी आएगा। अगर फार्मूला डिराइव करना चाहिए यहाँ तो चलो ठीक है, हमको देखो ये निकालना था, हमको क्या निकालना था? इनिशियल वेलोसिटी u2 निकालनी थी उसकी सेकंड वाले केस में, तो ये इसको हटाएं, हटा दीजिए, इसको ये बताना हमको क्या है आंसर, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, यहाँ से u2 की वैल्यू आ जाएगी u2 स्क्वायर 2as2, 2a की वैल्यू कितनी आई थी? 125 × 10 पावर 3, s2 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10 पावर -2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और इसका मल्टीप्लाई 125 करेंगे 250 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 9 225 0 × 10 पावर 1, 3 में 2 गया 1, इसका मतलब 2250 × 10 पावर 2, ठीक है। u2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 225 × 10 पावर 2, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, तो ये आएगा 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो है 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर शॉट मारा जाए तो वो 9 सेंटीमीटर थिक प्लैंक को क्या कर देगा? पियर्स कर लेगा। मैं ये बता रहा था यहाँ पे, जैसे कि एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, तो इसके पहले वाले फॉर्मूले में भी, यहाँ अलग से बता दे रहा हूँ, इसके पहले वाले फॉर्मूले में भी u1 स्क्वायर अपान 2s1 आया था, ठीक। और ये भी एक्सेलरेशन वही है, u2 स्क्वायर अपान 2s2 आया था, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया u1 अपान u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपान s2। इस होल स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। हालांकि ये एक फार्मूला है, मतलब कि कंपटीशन में इसको ऐसे फार्मूला प्रूव करा देते हैं क्यों किस बात को लेके कि फोर्स कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट है, समझ में तो आ रहा है। कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी दोनों नहीं, फोर्स देखो क्योंकि एक्सेलरेशन ये लगाएगा ना, तो जब मटेरियल वही है तो रोकेगा तो उसी फोर्स से,
इसलिए यहाँ पे, इसलिए हालांकि एक्सीलरेशन अगर सेम रहेगा तो फोर्स जाहिर सी बात। हाँ तो वही कह रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है फोर्स, लेकिन मटेरियल की वजह से या अलग से हेडिंग बनवाया जाता है। हाँ, हेडिंग अलग से बनाया जाता है कि जब फोर्स कांस्टेंट हो या पावर कांस्टेंट हो उस केस में वेलोसिटी और इसका रिलेशन, ये प्रूफ भी करवाया गया, हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस तरह से प्रूफ करवाया गया था फार्मूला। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर दो। अब जहाँ भी क्वेश्चन देखोगे आप इसका फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे ही करोगे, ठीक, एग्जाम में। चले आगे। आगे क्वेश्चन, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। तो बुलेट की जो मास थी वो 50 ग्राम की बुलेट है। बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक पुलिस ऑफिसर जो है बुलेट को फायर किया 50 ग्राम का जिसका मास था, विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। जिसकी स्पीड कितनी थी? 200 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। तो प्लाईवुड की थिकनेस दे रखी है, मतलब कि आप ऐसे समझो, एनसीसी में दी जाते हैं, सिखाते ना एनसीसी में, और निशाना लगवाया जाता है, तो वहां पे सॉफ्ट प्लाईवुड है, उसकी थिकनेस कितनी है? उसकी थिकनेस ऐसे समझ लो, ये उसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ये थिक है, प्लाईवुड है। तो कह रहा है कि द बुलेट emerges with only 10% of its initial kinetic energy। मतलब यहाँ पे क्या है, जब ये बुलेट इसको लगा, तो ये जो है केवल और केवल जब इधर बाहर निकलती है बुलेट, इधर बाहर जब बुलेट निकलती है तो इसके केवल 10% काइनेटिक एनर्जी से निकलती है बाहर। बात समझ में आया? मतलब जो भी इधर काइनेटिक एनर्जी था 90% इसकी एनर्जी तो इसको पियर्स करने में, इसको क्रॉस करने में इसकी खत्म हो गई एनर्जी। तो बाहर जब निकलेगी तो इसकी स्पीड ऑब्वियस है कम, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितना बच रहा है? केवल 10%। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। सिंपल सी बात है, एमर्जेंट स्पीड पूछ रहा है, मतलब फाइनल, ये कह सकते हो फाइनल स्पीड ऐसा पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या काम करो, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m/u²। तो हाफ m की वैल्यू 50 ग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई इनटू वेलोसिटी 200 है, 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो तो इसको 25 आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻³ और 2 2 जा 4, और ये 10⁻2 है, 10⁻4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 चौका 100, ये इसका मतलब 10⁻2, 10⁻2 और 10⁻4 10⁻6, 10⁻6 में 3 गया, 10⁻3। इतना जूल तो इसकी एनर्जी है। 1000 जूल इसकी क्या है? एनर्जी, पियर्स करने से पहले। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि पियर्स करने के बाद उसकी केवल 10% एनर्जी बचती है। तो आफ्टर इमर्जेज आउट, इसका मतलब 100% निकालेंगे, इमर्जेज आउट काइनेटिक एनर्जी कितनी बचती है? 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही ना। तो 10% का मतलब 10/100, और अब कितना था? 1000 था, ठीक, 20 केवल 100 जूल उसकी क्या बची? एनर्जी। 100 जूल एनर्जी है, मास तो उसका कम होगा नहीं बुलेट का, तो अब ये एनर्जी है काइनेटिक। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्पीड लगा दो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, स्पीड क्या है? mv हो जा रही है, 100 के बराबर कर दो, तो v² आ जाएगा 200, उधर आ जाएगा अपान m कितना है? 200 डिवाइडेड बाय मास कितना? 50 ग्राम, तो आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ 50 4 जा 200, -3 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले सकते हो, स्क्वायर रूट ले लो, v आ जाएगा अंडर रूट में 4 इंटू 10⁻³
और इसका मतलब 4 का तो 2 आ जाएगा और एक 100 का 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20√10 और √10 की अप्रोक्सीमेटली 3.12 या 3.2 निकाल सकते हो, लगभग इतनी इसके मीटर पर सेकंड की स्पीड रहेगी। कहाँ 200 मीटर पर सेकंड, कहाँ 20 लगभग आ गया ना, 60-65 आएगा जो भी आएगा। हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नया वाला है तो इसमें लगा ले रहा हूँ, उसमें पुरानी वाली के साइड में एक को नहीं छूटा, सब लगा। ठीक है, हम वेरिएबल फोर्स का करवा दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो फिर एक वेरिएबल फोर्स का करवा दे रहे हैं। वेरिएबल ये नहीं समझ में आ रहा कैसे आएगा, एमसीक्यूज की जाऊँ। चलो देखो, एग्जांपल नंबर 4 होगा ना। हाँ एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलोग्राम है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड ऑफ वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी थी, वी आई 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इंटर्स अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x is equal to 0.10 मीटर टू x is equal to 2.01 मीटर। अच्छा, x is equal to 0.10 मीटर टू x is equal to 1.02 मीटर, नहीं 2.01 मीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि द रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक in this range is inversely proportional to the x over this range। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि Fr जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है Fr वो दे रखा है दो कंडीशन में, एक है -k/x और ये कंडीशन है 0.1 to 2 मतलब कब 0.12x जब वेरी करेगा 2.01 मीटर। दूसरी इसी में दे रखी है कि फोर्स 0 हो जा रहा है इससे कम। अच्छा, फोर्स 0 हो जा रहा है इफ x लेस देन 0.1 और x ग्रेटर देन 2.01। कुल मिला के जो पैच है, मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है यूनिवर्सली, बाकी इससे अंदर इधर मतलब जैसे ये पैच है, पैच, और इसका जो अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ओरिजिन से देखा जाए तो ये पैच ये वाला है 0.1 वाला और ये है 2.01। तो जैसे ही इसमें फायर या गोली है आ रही है वो इसमें आती है तो इसका फोर्स वेरी कर रहा है इस हिसाब से, लेकिन इसके पहले फोर्स 0 है, इसके बाद भी फोर्स 0 हो जा रहा है। उसमें 0 कैसे होगा दोनों तरफ, क्या कैसे होगा, इधर 0। अरे यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, मतलब फोर्स इस तरह से रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा रिटार्डिंग, यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा कोई, हाँ लगाएगा ही ना। ये यहाँ पे यहाँ गोली है तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, रजिस्ट करने मारेंगे ना। अब ऐसे कोई फेंक रहा हूँ मैं, तो ये जब तक इसको टच नहीं करेगा तब तक ये इस पे क्या फोर्स लगाएगा, और जब तक पार कर जाएगा तब भी तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा ना। वही मैं बोल रहा हूँ, रिटार्डिंग फोर्स है Fr। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इमरजेंट, हाँ Fr रिटार्डिंग। तो इसमें पूछा है K = 0.5 जूल है। अच्छा, जब जो यहाँ कांस्टेंट K दे रखा है वो 0.5 जूल दे रखा है, जे दिया है। और उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड Vf ऑफ द ब्लॉक, Vf ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच, मतलब उस ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, Kf भी पूछा है, बात समझे नहीं समझे, हम फिर समझा रहे हैं क्वेश्चन। एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ एक पैच है, पैच कह सकते हो, एरिया कह सकते हो, या कोई ऐसा चीज है, हाँ ब्लॉक एंटर कर जा रहा है उसमें, ऐसा समझो, ठीक। अब ये जो है इसका मास 1 किलोग्राम का है और ये 2 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन ये जैसे ही इसमें एंटर करने लगा
ये जो है इस पे रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, इस हिसाब से यूनिवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये कह रहा है कि और जहाँ पे के की वैल्यू ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये कह रखा कि ये ब्लॉक जब क्रॉस कर जाएगा पैच को तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। जब फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है। बात समझ में? इधर जीरो होने से पहले वाले। हाँ चलो देखो कराता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी हमने क्या देखा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यही था ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन अगर वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन क्या था, एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी एस, यही था ना। तो बस यही लगा दो। तो पहले वर्क डन तो निकालो, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी एस, यही ना। अच्छा ये एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0.1 टू 2.01, तो वेरी करा दो 0.1 टू 2.01। अब फोर्स की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा 0.1 टू 2.01। ये फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस के अपान एक्स डी एक्स। बात समझ में आया, माइनस के एक्स बाहर कर लेते हैं, तो माइनस के एक्स बाहर कर लिए, ये आ जाएगा 0.1 टू 2.01 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, क्या लॉग एक्स। ये इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, अभी जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वहाँ केवल ऐसे नोट्स बना के लिख लो बस कोने में। ठीक, इनको या तो याद कर लो, ये करना ही पड़ेगा अभी। तो ये आ जाएगा, देखो माइनस के उसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग एक्स। अब इसकी अपर लिमिट क्या है, 0.1 टू 2.01। बात समझ में आया, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस के, पहले अपर लिमिट रखेंगे लॉग 2.01 माइनस लॉग 0.1। बात समझ में आया, लॉग 0.1। और जब लॉग निगेटिव रहता है तो ये डिवाइड हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी हमने बता रखा है। तो ये आ जाएगा माइनस के लॉग, और ये डिवाइड कर दो 2.01 डिवाइडेड बाई 0.1, और 2.01 यहाँ पे 2 डिजिट बाद डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के लॉग 201 डिवाइडेड बाई 10, यही ना आएगा, ये आएगा। अब इसको देखो, या तो टेबल देख के लॉग की इतने की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। के की वैल्यू रख दो, भले ही 5 दिया हुआ, कितना दिया 0.5 माइनस 0.5 लॉग 201 डिवाइडेड बाई 10। ये अब इससे ज्यादा क्या, इसकी वैल्यू दिया होगा और क्या, इसकी वैल्यू कहीं पे दे नहीं रखा है। इसकी वैल्यू दे नहीं रखा है, आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है और कुछ नहीं। ठीक, अब देखो ये तो आ गया वर्क डन। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चलो ऊपर हटा दे, हाँ हटाइए, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहीं से। ये वाली वैल्यू बताना, ये वाली कौन सी, चलो ये हम छोड़ ही देते हैं। तो ये आ जाएगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के लिख दे रहा हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछा क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन यहाँ निकल ही आया है, क्या है माइनस 0.5 लॉग 201 अपॉन 10, ये ना। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में या तो दिया रहेगा कि इतने की लॉग इतने की वैल्यू ये है, अब नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नहीं तो लॉग टेबल देखना पड़ेगा, फिर लॉग टेबल में देख के कर सकते हो। अब चलो हमको निकालना फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहीं रहने दें, इनिशियल को इधर कर दे, तो यह आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इनिशियल है तो इधर जाएगा प्लस, और माइनस 0.5 लॉग 201 डिवाइडेड बाई 10।
ठीक। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है। तो ये आ जाएगा हाफ, मास कितना है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस 0.1 लॉग 201 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 कैंसिल, 2 माइनस 0.1 लॉग 201 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, ये आ गई क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई तो फाइनल वेलोसिटी भी पूछा है ना, मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है VF है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो निकाल दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mvf स्क्वायर। हालांकि ये जब तक सॉल्व ये होगा नहीं तब तक इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको या तो टेबल में देखोगे या तो वहाँ पे वैल्यू दे रखी या टेबल देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से अब तो आसान हो गया, मास दिया हुआ 1 किलोग्राम रखोगे और 2 की वैल्यू 2 का इधर डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, और मास 1 किलोग्राम में डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, इधर देखो आएगा क्या, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4। हमको क्या निकालना, VF निकालना ना, VF का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 माइनस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 1 आ जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं, लॉग लगा दो, लॉग 201 डिवाइडेड बाई 10 ये आएगा। और मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मास कितना है 1 किलोग्राम, कोई वो भी नहीं है ना। ये आ जाएगा 4 माइनस लॉग 201 डिवाइडेड बाई 10। हमको वेलोसिटी निकालनी है फाइनल VF अंडर रूट लगा दो। ये जब तक वैल्यू आएगी नहीं तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो एग्जाम में इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको लॉग में दिया रहेगा, पेपर में नहीं दिया रहेगा तो वो लॉग टेबल देंगे, फिर लॉग टेबल देखना मैं बता दूंगा, ठीक। ये आ गया इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हो गया इसमें। ये था वेरिएबल फोर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो सीबीएसई में आया, वहां पे भी, अच्छा मैं पढ़ दे रहा हूँ। टू आइडेंटिकल 5 किलोग्राम ब्लॉक्स आर मूविंग विथ सेम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, मतलब 2 आइडेंटिकल मास हैं 5 किलोग्राम के, दोनों 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे तरफ आ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है along the frictionless horizontal surface, ठीक है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस द 2 ब्लॉक्स कोलाइड, दोनों कोलाइड कर गए, स्टिक टुगेदर, दोनों स्टिक कर गए, मतलब आपस में चिपक गए, एंड कम टू रेस्ट, उसके बाद स्टिक करने के बाद रेस्ट में आ गए। कंसीडर द 2 ब्लॉक एज अ सिस्टम, एक ब्लॉक सिस्टम मानोगे तो कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है, कर लोगे? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या है? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स में क्या है और इंटरनल बता दीजिए। कर देखो इसमें कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल ब्लॉक है मूविंग विथ सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सिस्टम का कह रहा है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। तो हाँ, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है फोर्स? देखो जब वो दोनों कोलाइड, पहली बात तो एक दोनों बॉडी ऐसे आ रहे थे, तो दोनों अभी सिस्टम नहीं बना हुआ है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। लेकिन जब वो आ गए कोलाइड कर लिए, अब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो, उसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे, ठीक। तो पहले जो था लड़ने के पहले, कोलाइड करने के पहले, उनमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स 0 था, और इंटरनल फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, और इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। एक्सटर्नल 0 था, इंटरनल था कुछ, बाद में एक्सटर्नल कुछ और इंटरनल 0 ना। इंटरनल 0 मतलब सर पहले एक्सटर्नल 0 था, पहले। चलो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर इसमें 21 है, यहाँ पे होगा शायद एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो आराम से परसेंटेज का भी हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, हम सोचे कुछ और है। इसमें सिंपल ये कह रहा है कि
लीनियर मोमेंटम जो है बॉडी का, लीनियर मोमेंटम वो 20% बढ़ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? बढ़ने का मतलब ऐसे एरो ऊपर की तरफ है ना। तो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज क्या होगा। ठीक, चलो देखो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में फॉर्मूला पढ़े हो। कोई बॉडी है जिसका मास m है तो मास तो सेम ही रहेगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन है P = अंडर रूट में 2mk, यही ने पढ़े हो। तो हमसे कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो मान लेते हैं पहले लीनियर मोमेंटम P1 था और लास्ट में लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ गया, तो इसका 20% बढ़ाएंगे तो ये मान लेते हैं P1 है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20% बढ़ने का मतलब P1 प्लस P1 का 20%, यही मतलब हुआ। तो 25 जा और 1/5, 5 1 जा 5, 6/5 आया P1 या 6/5 P आया है ना। ये आ गया फाइनल मोमेंटम। हमको निकालना काइनेटिक एनर्जी में चेंज, क्या निकालना है? तो यहाँ पे हम एक चीज तो कर सकते हैं ना, P1/P2 इज इक्वल टू, देखो अंडर ये इसमें आ जाएगा 2, मास तो चेंज होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी K1 और मान लेते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 हो जा रहा है। तो अंडर रूट 2m कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट K1/K2 आ गया। क्या आया? K1/K2। चलो देखो इसको अंडर रूट इधर कर दो, K1/K2 इज इक्वल टू P1/P2। P1 कितना है? P है और P2 कितना है? 6/5P। बोलो 6/5P, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ ठीक है। P से P कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/6। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट है, उधर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा K1/K2। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। इसका मतलब यहाँ ये पता चल रहा है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 36 हो रहा है। और बढ़ कितना रहा है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल से डिवाइड करते हैं इनटू 100, यही ना होता है फार्मूला। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 36 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 है, डिवाइडेड बाय इनिशियल 25 है इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? 25 चौका 100 और 36 में से 25 घटा के 11 आ जाएगा, 11 × 4, 44% काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। देख रहे हो मोमेंटम में अगर 20% का चेंज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में 44% का चेंज आ रहा है। ठीक, अच्छा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है कि काइनेटिक, अब यहाँ पे दिया है काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ जा रहा है, तो कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ेगा। एकदम सेम क्वेश्चन है ऐसे, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है और लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि ये 300% वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा 100% कोई चीज बढ़ती है इसका क्या मतलब हुआ? डबल। हाँ डबल हो जाता है। और 300% बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़, हाँ 4 गुना हो जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, 300 को केवल 3 गुना ही लिख देते हैं। हो गया अब इसमें, ठीक है। अब है पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला करना है। ये वाला फार्मूला हम डिराइव करवा दिए हैं, जो इंक्लिन प्लेन पे है, वर्क डन अगेंस्ट इंक्लिन प्लेन देखना, उसमें फार्मूला हम डिराइव करवाए हैं। जब बॉडी ऊपर जाती है, जब बॉडी नीचे जाती है, तो ये वाला फार्मूला अगेंस्ट, बस फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। हाँ लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं कंसीडर किया है, फ्रिक्शन नहीं कंसीडर, केवल डायरेक्ट आपको F × S लगाना है, फोर्स ही वही mg sin थीटा लगना है, mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना है, आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। करवाया हूँ इसलिए कर रहा हूँ, केवल फार्मूला करना है बस, हो गया। लो पोटेंशियल है, पोटेंशियल खत्म करेंगे अगली क्लास में, बस यही आखिरी है। पोटेंशियल के बाद पावर है, तब खत्म होगा।